जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, बढ़िया चलनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी। आज आपका लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है। कल हमने पॉलिटी में पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन किस हिसाब से बना, किस हिसाब से नहीं बना। देखो समझते हैं। कल हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण क्या हुआ। उससे पहले समझने की जरूरत थी संविधान क्या होता है। हमने ये समझा संविधान क्या होता है। फिर हमने सबसे पहले संविधान अमेरिका की बात कर ली। फिर हमने देखा कि भाई वो कठोर है, लेकिन इंडिया का कठोर भी और लचीला भी है। क्यों? कारण ये सब हमने देख लिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से बनेगी। तो हमने कई सारे गवर्नमेंट के तरीके देखे, जैसे कम्युनिस्ट, टोटलिटेरियन, ठीक है, ओलिगार्की, अल्पतंत्र, मोनार्की, राजशाही, इसके बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि इंडिया में जब हमारा देश गुलाम था तो कैसे मांग उठी कि हमें संविधान सभा चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए? संविधान सभा चाहिए, या कहा जाए हमें अपना संविधान चाहिए। ये मांग कैसे कैसे उठी? तो हमने देखा सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आती है। उसमें लखनऊ में ये बात कही गई, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ में। फिर उसके बाद हम देखते हैं 1934 में एम एन रॉय ने सबसे पहले प्रपोजल दिया, किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दिया। फिर 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियल रूप से डिमांड करी, किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी। फिर 1940 में अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, विश्व युद्ध हो गया, आप हमें समर्थन करो, हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे। तो 1940 में अगस्त ऑफर आया, 1942 में क्रिप्स मिशन आया, 1945 में आपके बेबल प्लान्स आया। इन्होंने कहा, लेकिन इन्होंने बात करी डोमिनियन स्टेटस की, कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस भी देंगे। यही बात आकर अटक गई कि हमने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, पूर्णतः आज़ादी चाहिए। ठीक है, फिर हमने अगली स्लाइड में देखा कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई फाइनली अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। संविधान सभा का गठन हुआ। उसमें कितने सदस्य थे? ठीक है, जो ब्रिटिश कुछ क्षेत्र था तो ब्रिटिश के कंट्रोल में था, उसमें कितने थे? कुछ जो थे वो राजा रजवाड़ों के अंदर थे, उसमें कितने क्षेत्र थे? डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था या नॉमिनेट किया गया था? ठीक है, तो ये चीजें हमने कल देखी। इसके लिए आप कल का लेक्चर देखिएगा। ठीक है, फिर हमने देखा इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में सीटें जीती गई। कांग्रेस 208 जीती, मुस्लिम लीग थी 73 जीती, और जो निर्दलीय थे उन्होंने 15 सीटें जीती। ठीक है, फिर उसके बाद अंतरिम गवर्नमेंट बनी 1946 में, उसको हमने देखा, है ना। कोई दिक्कत आई थी यहाँ तक आपको? सर 1% दिक्कत नहीं आई थी। ठीक है, तो आप समझते हैं। जब इलेक्शन हुआ, जब अंतरिम गवर्नमेंट बनी, जब अंतरिम गवर्नमेंट बनने के बाद जो सदस्य थे उनको पद दिए गए। किसको कौन कौन से पद दिए गए ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बातें समझ में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। देखो, मुस्लिम लीग के पढ़ने इतने जरूरी नहीं है, ये इतना जरूरी नहीं, लेकिन लिख दिया है, किसी को पढ़ना हो पढ़ लेना। ठीक है, पोज करना और पोज करके पढ़ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, लेकिन ये जरूरी है, इसको याद करना भी जरूरी है। तो सबसे पहले ऐसे गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये किसको मिला था? ये इसके हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जैसा हम देखते हैं कि जो भी रियासतें थी, जो भी क्षेत्र थे, वो जब बटे हुए थे, अंग्रेजों ने कह दिया था, अंग्रेजों ने एक और षड्यंत्र रचा कि जिसको जो करना वो करे, इंडिया में शामिल होना इंडिया में हो, पाकिस्तान में शामिल होना पाकिस्तान में हो, किसी को आजाद रहना आजाद करो, जैसा होना वैसा हो जाओ। तो इस चीज की बागडोर किसने संभाली? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने संभाली कि हाँ, सबको एक मैं करूंगा। तो होम अफेयर और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो हेड थे वो कौन थे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगली हम बात करते हैं एग्रीकल्चर और फूड की। कृषि और खाद्य के हेड कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। देखो, प्रसाद मतलब खाना, ये ट्रिक ऐसे याद रखना। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के कौन हुए? राजेंद्र प्रसाद हुए। फिर डिफेंस के बल्लभ बलदेव सिंह, सरदार सिंह मतलब मजबूत, ये किसके होंगे? डिफेंस के। कोई भी ऑफेंड नहीं होगा कि भाई ऐसे कैसे कह रहे हो ये, देखिए वो एक पढ़ने का तरीका है जिसके जरिए हम चीजों को समझ सके। लेबर, ठीक है, जग जीवन राम, ऊपर वाले का नाम लिए चलो, काम करे चलो। ठीक है, तो जग जीवन राम किसके थे? लेबर के। वही अब बात करते हैं एजुकेशन और आर्ट्स की। तो कौन? राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी। इंडस्ट्री और सप्लाईज के कौन थे? जॉन मैथाई। जॉन मैथाई। ठीक है, तो होम मिनिस्ट्री,
वल्लभ भाई पटेल। एग्रीकल्चर राजेंद्र प्रसाद। डिफेंस बलदेव सिंह। लेबर जगजीवन राम। एजुकेशन और आर्ट्स के राजगोपालचारी। इंडस्ट्रीज के जॉन मैथाई। बात आई समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जब ये जीते, इन्होंने अपनी अपनी पोस्ट संभाली, अब बनेगी क्या? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा। चलो, संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। जो इसकी पहली मीटिंग हुई कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। एग्जाम में पूछा जाए संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई और इसमें कितने मेंबर आए थे? 211 मेंबर मौजूद थे। 211 मेंबर मौजूद थे, ये बात भी याद रखना। और चीज याद रखनी, क्योंकि इसमें हमने टेम्परेरी रूप से प्रेसिडेंट चुना, फिर परमानेंट प्रेसिडेंट चुना, फिर वाइस प्रेसिडेंट। टेम्परेरी प्रेसिडेंट मतलब जिनकी उम्र सबसे ज्यादा थी उनको हमने क्या बनाया? प्रेसिडेंट बनाया। क्या नाम था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये क्या थे? हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। फिर परमानेंट प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी सदस्य बनाया गया किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? एच सी मुखर्जी को बनाया गया। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? मुखर्जी जी को बनाया गया था। तो टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? सचिदानंद सिन्हा थे, एज के बेस पे थे। फिर हमने प्रेसिडेंट बनाया किसको? बनाया राजेंद्र प्रसाद को बनाया। फिर वाइस प्रेसिडेंट बनाया किसको? मुखर्जी को बनाया। ठीक है, तो 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई। कितने लोग उपस्थित थे? 211 लोग उपस्थित। फिर अगली मीटिंग हुई कब हुई? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो इस समय क्या हुआ था? 13 दिसंबर को क्या हुआ? जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, वो क्या रखा गया? संविधान सभा के सामने रखा गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा रखा गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने क्या रखा गया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया। आप कहोगे अभी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? अब मान लीजिए आपसे अगर कहा जाए कि एक बाल्टी बनानी है, तो कैसा बनाओगे? आपको उसमें हैंडल इस तरीके का होना चाहिए, तली इतने एमएम की होनी चाहिए, इतने एमएम की हम स्टील करेंगे, 304 की स्टील यूज करेंगे या 316 की स्टील यूज करेंगे, ये हम क्या करेंगे? ठीक है, एक मार्गदर्शन दिखाओगे ना, एक स्केल दिखाओगे ना, उसी हिसाब से संविधान में क्या क्या होना चाहिए? सेकुलर नेचर होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, न्याय की बात होनी चाहिए। अब ये सब चीजें बताओगे ना, ये चीजें कैसे बताओगे? किसी को मुंह जबानी जाके तो बताएगा नहीं। क्या रखा जाएगा उसके लिए? एक मसौदा रखा जाएगा जिसको क्या बोला जाएगा? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाएगा। ये उस उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, इसको एक्सेप्ट किया गया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली, कब एक्सेप्ट किया गया? तो 22 जनवरी 1947। रखा कब गया? 13 दिसंबर 1946। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कब किया गया? इसको स्वीकृति कब मिली? इसको स्वीकार कब किया? तो 22 जनवरी 1947 एक्सेप्ट, इस तारीख को। कोई दिक्कत यहां तक? और आगे चल के ही यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस में बदल गया? प्रेम्बल में बदल गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो हमने संविधान सभा के सामने क्या रखा? एक हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा। किन्होंने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा कि भाई इसके अनुसार ही संविधान बनेगी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। कुछ कमेटियां बनेंगी, संविधान सभा की समितियां बनेंगी कुछ। ठीक है, कितनी थी? 8 मेजर थी, 13 माइनर। कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप वाइस चेयरमैन। ठीक है, 8 तो बड़ी थी और 13 छोटी कमेटियां बनी। ठीक है, छोटी कमेटियां बनी जिससे क्या है? संविधान का निर्माण हो सके। तो कौन कौन सी थी? सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट कमिटी, स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन ड्राफ्ट। ठीक है, तो संघ शक्ति, संविधान, राज्य संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति, ये समिति बनाई गई। इनके हेड कौन थे? चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू हेड किसके थे? यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट कमिटी, स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन ड्राफ्ट। जो ड्राफ्ट बनेगा, जो ड्राफ्ट होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बनेगा, उसकी जांच कौन करेगा? उसके हेड कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फिर अब बात कर लेते हैं सरदार पटेल की। ये किसके थे? प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया। प्रांतीय संविधान, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक जनजातीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने? सरदार पटेल। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया के सलाहकार समिति के, जनजातीय सलाहकार समिति जो थी, इसके हेड कौन बने? चेयरमैन कौन बने? सरदार पटेल बने। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये किसके हेड बने? रूल ऑफ प्रोसीजर, स्टीयरिंग, फाइनेंस, स्टाफ, एडहॉक, नेशनल फ्लैग, माइनर। ठीक है, तो प्रक्रिया, नियम, संचालन, वित्त, कर्मचारी, राष्ट्रध्वज, इसके चेयरमैन कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसके चेयरमैन बने? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के, मसौदा समिति के। बात हुई क्लियर? ठीक है। कुछ माइनर कम्युनिटी भी रही, जैसे क्रेडेंशियल, ठीक है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, हाउस एंड चीफ कमिश्नर, पीबी पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बिजनेस के एम एम मुंशी, ठीक है, फंक्शनल असेंबली गावलकर, और एड हॉक सिटीजनशिप वल्लभचार्य, एक्सपर्ट कमिटी ऑफ फाइनेंस नालिनी रंजन सरकार, लिंग्विस्टिक के एस के धर, और प्रेस गैलरी के उषा नाथ सेन। ठीक है, इसमें याद रखना प्रेस गैलरी के उषा नाथ सेन, और इसमें याद रखना ये दो याद रखना। ठीक है, बाकी ये मेजर वाले आपको याद ही रखना है कि जवाहरलाल नेहरू किस किसके थे? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट कमिटी, स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन ड्राफ्ट। मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट चेक करना है, यूनियन पावर की बात करनी है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी है, उसके आपको चेयरमैन कौन ही मिलेंगे? जवाहरलाल नेहरू मिलेंगे। भाई अगर बात की जाए, जोड़ने की बात की जाए, ठीक है, प्रोविजनल की बात की जाए, फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए, माइनॉरिटी की बात की जाए, ट्राइबल की बात की जाए, तो उसके हेड कौन मिलेंगे आपको? सरदार पटेल मिलेंगे। भाई रूल रेगुलेशन, ठीक है, क्या चीज अडॉप्ट करनी है, क्या नहीं करनी है, इसके हेड की बात करेंगे तो कौन मिलेंगे? राजेंद्र प्रसाद मिलेंगे। और जो निर्माण करना है, उसके हेड कौन मिलेंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मिलेंगे। बताइए, समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलो, अब देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। मसौदा प्रारूप समिति, ठीक है, तो ये कब बनी? 29 अगस्त 1947। कब बनी? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को क्या बनी? मसौदा कमेटी बनी। 29 अगस्त 1947 को बनी कौन सी? मसौदा कमेटी बनी। इसमें 7 मेंबर थे। कब बनी थी? 29 अगस्त 1947। कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है, एक बार को अपना नाम भूल जाना, पर ये मत भूलना कि इस कमेटी में सदस्य कौन कौन थे। ठीक है, आता है समझ में? तो समझ लेते हैं कौन कौन थे। सबसे पहले अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, फिर एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, ठीक है, मोहम्मदीन शहाबुद्दौला थे, ठीक है, बी एल मित्तर थे, जिनको रिप्लेस करा किसने? एन माधव राव। इनकी जगह कौन आ गए थे? एम माधव राव आ गए थे। ठीक है, डी पी कैथन थे, इनकी जगह कौन आ गया? टी टी कृष्णाचार्य आ गए। ठीक है, के एम मुंशी थे। ठीक है, तो ये 6 सदस्य थे, और जो उनके चेयरमैन थे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, अध्यक्ष थे, जिनको क्या कहा गया? मॉडर्न मनु कहा गया। ठीक है, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, याद रखना, जो इलेक्ट हुए थे वो कहाँ से हुए थे? बंगाल असेंबली से हुए थे, जुलाई 1946 में। लेकिन जब बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद कहाँ से आए? इलेक्ट होके आए थे ये? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इलेक्ट होके। इस बात को याद रखना। तो आपके 7 सदस्य थे। चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चेयरमैन कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाकी के सदस्य अलादी कृष्ण स्वामी अयंग, गोपाल स्वामी अयंगर, मोहद्दीन सलादुल्ला, और माधव राव, टी कृष्णमाचारी, और के एम मुंशी। ठीक है, ट्रिक क्या है याद करने की?
ठीक है, ये आग साग तुम में, आग साग तो में, आ से अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, गा से गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, सा से सादुल्लाह, गा से गा से माधव राव, ठीक है। और गा भी नहीं लगाओ तो ये लगा लो, आग शाम तो में, माँ से माधव राव, ता से टीटी कृष्णचर्य, और के से के एम मुंशी। बात हुई क्लियर? तो ये 7 सदस्य थे किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के। आगे बात करते हैं। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या करा होगा? मसौदा तैयार किया होगा, ड्राफ्ट तैयार करा होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो इस ड्राफ्ट रीडिंग और इससे कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले ड्राफ्ट मसौदा का प्रकाशन और वाचन। तो 21 फरवरी 1948 में सबसे पहली बार ड्राफ्ट पब्लिश हुआ। इसमें कितने टाइम लगा? 8 महीने लगे, ठीक है। इस पर फिर पब्लिक डिस्कशन हुआ। 21 फरवरी को पहला ड्राफ्ट पब्लिश्ड हुआ, जिसने कितने टाइम लिया? 8 महीने लगा। फिर उसके बाद 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट प्रोड्यूस करा, फिर उस पर डिबेट हुई। तो उसकी पहली रीडिंग हुई कितने दिन तक? 5 दिन तक हुई, 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक 1948 में। दूसरी मीटिंग हुई, 10 महीने तक चली और 3 दिन तक चली, ठीक है। 15 नवंबर से लेके और 17। तो ये याद रखना, दूसरी रीडिंग जो थी वो कितने समय तक चली है। फिर तीसरी रीडिंग हुई, ठीक है। ये कंप्लीट होता है 26 नवंबर 1949 में। मतलब जो ड्राफ्ट था उसको क्या कर लिया गया? अडॉप्ट कर लिया गया। कब? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो टोटल कितने सेशन हुए? टोटल सेशन हुए 11, ठीक है। कितने दिन लगे? 165 दिन लगे। टोटल टाइम कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान को बनने में। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान को बनने में। टोटल बजट कितना आया था? 64 lakhs आया था। पहला सेशन कब हुआ? 9 से 23 दिसंबर 1946। 10th सेशन यह हुआ। 11th सेशन, लास्ट सेशन कौन सा था? 11th सेशन था। यह भी याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो टोटल कितने सेशन हुए थे? 11 सेशन हुए थे। ओरिजिनल साइज में बात की जाए तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट थे, एक प्रेम्बल थी। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भाग और एक प्रस्तावना। ये था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट और एक प्रेम्बल। बात हुई क्लियर? यहां तक किसी कोई डाउट है? नहीं है? चलो। तो एडॉप्शन वर्सेस इन्फोर्समेंट। तो हमने जो संविधान अपनाया वो कब अपनाया? 26 नवंबर 1949। अगर एग्जाम में पूछा जाए हमने कब अडॉप्ट किया, कब अपनाया, तो डेट लिखेगी 26 नवंबर 1949 को हमने अपनाया। और इसी को सेलिब्रेट किया जाता है संविधान दिवस के रूप। कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 के हिसाब से मनाया जाता है, ठीक है। बात आई समझ में? अब समझो बात को एक और। जब संविधान हमारा अपनाया गया, मान लीजिए संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को क्या बन गया? बन गया। हमने इसको अडॉप्ट कर लिया, लेकिन हमने इसको इन्फोर्स नहीं करा अब तक। कि हमने इसको अपना तो लिया लेकिन अभी लागू नहीं किया है। लेकिन इसके कुछ भाग थे जिनको हमने क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। कुछ भाग था जिसको इन्फोर्स कर दिया। वो कौन कौन से थे? सिटीजनशिप, इलेक्शन और प्रोविजनल पार्लियामेंट। सिटीजनशिप कौन से? आर्टिकल 5 to 9। इलेक्शन 224 से लेकर 239 तक। और प्रोविजनल पार्लियामेंट। बताइए सुन। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको फिर इन्फोर्स लागू कब किया गया, शुरू कब किया गया? तो शुरू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। और इसी वजह से इस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है, कि जनता की विजय हुई इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र के रूप में मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। रिपब्लिक डे के हिसाब से इसको मनाया जाता है। बात आई समझ में?
ठीक है। तो अब इसी दिन क्यों हमने इसको लागू करा, क्यों? क्योंकि अगर हम बात की जाए, पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेट फॉलोइंग लाहौर सेशन में 1929 में, तो वो डेट क्या थी? वो डेट थी यही। इस वजह से हमने इसको कब अपनाया, सॉरी कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। अपनाया कब? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। बात हुई। देखो अब आपको अगर सर हमारा समझ में नहीं आया लागू करने का और इन्फोर्स करने का, बात नहीं आया समझो। मान लीजिए एक बच्चा दुकान पे गया, एक बच्चा दुकान पे गया कोल्ड ड्रिंक लेने, कि मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दो, कोल्ड ड्रिंक मैं लेके आता हूँ क्योंकि घर पे मेहमान आ रखे हैं। तो उसको कोल्ड ड्रिंक उसने ली 9:15 पे। घर पहुंचा वो 9:20। तो सर्व कब करी गई? 9:20 पे। इस समय वो पीना शुरू करेगा, इस समय कोल्ड ड्रिंक उसके हाथ में आ गई। तो उसके पास मालिकाना अधिकार कब आ गया कोल्ड ड्रिंक का? 9:15 पर। लेकिन पीने का अधिकार कब आया? 9:20 पे। उसी तरीके से संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 में, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये बात भी आप थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आई यहाँ तक? आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, इसने दो कार्य करे, डुअल रोल करे। ठीक है, दो भूमिकाएं निभाई। क्या क्या निभाई? सबसे पहली बात, इसने पहला काम किया एक्टिंग एज अ लॉ मेकिंग बॉडी टू लेजिस्लेट अंडर जीबी मालविंकर, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, पहले स्पीकर लोकसभा उनके रूप में इसने काम किया, कि मतलब इसने क्या काम किया? लॉ बनाया, लॉ मेकिंग बॉडी की तरह। और दूसरा, इसने संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। भाई उस जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उस समय भी तो हमें कुछ ना कुछ नियम कानून की जरूरत पड़ रही होगी, कुछ ना कुछ नियम कानून में फेर बदल करनी पड़ रही होगी। तो उस समय वो काम भी इसने निभाया। दूसरा, फ्यूचर के लिए भाई संविधान भी चाहिए, तो संविधान भी बनाया। तो इसमें दो काम, बताइए समझ में? ठीक है। अब एग्जाम में कुछ और चीजें पूछी जाती है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां पूछ ली जाती है, कुछ डेट पूछ ली जाती हैं, उन चीज को भी याद रखेंगे। जैसे जो हमारा नेशनल फ्लैग है, तिरंगा है, उसको हमने कब अडॉप्ट किया, कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947। तिरंगे को कब अपनाया हमने? 22 जुलाई 1947। तिरंगे को अपनाया कब? 22 जुलाई 1947। कब? 22 जुलाई 1947 में हमने तिरंगे को अपनाया। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये तारीख याद रखना, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को हमने क्या अडॉप्ट किया? नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया, तिरंगा अडॉप्ट किया। फिर मई 1949 को हमने रेटिफाई किया, मतलब मेंबरशिप ले ली किसकी? कॉमनवेल्थ नेशन की। हमने रेटिफाई कर दिया किसको? कि रेटिफाई इंडिया एज अ कॉमनवेल्थ मेंबरशिप, कि हाँ भाई इंडिया भी कॉमनवेल्थ नेशन का एक पार्ट। ठीक है, तो कब? मई 1949 को, 1949 को। फिर हमने 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट करा क्या? नेशनल एंथम, जन गण मन गण अधिनायक जय है। ये किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। और इसी तारीख को हमने अडॉप्ट किया क्या? नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। हमने अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 को। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था क्या? नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, उसको अडॉप्ट किया। ठीक है, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया हमने 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो डेट है वो किस लिए फेमस है? क्योंकि हमने इलेक्ट किया पहले प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये कुछ डेट है। इनको एक तरफ होगा, पता है कैसा एग्जाम में पूछा जाएगा? एक तरफ आपसे ये दे दिया जाएगा नेशनल फ्लैग, एंथम, सॉन्ग, इधर डेट दे दी जाएगी। अब लगाओ, मिलान करो, नीचे ABC करके दे दिया होगा। तो ये आपको याद होनी चाहिए। अगला हम बात करते हैं कुछ जानने योग्य तथ्य। ठीक है, क्या? जो कुछ फिगर और कुछ सिंबल के बारे में बात करते हैं। लीगल कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन थे? BN राव थे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, जो लीगल एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर थे, संविधान सभा के सलाहकार थे, वो कौन थे आपके?
BN राव थे। जो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे वो कौन थे? SN मुखर्जी थे। सिक्योरिटी कौन थे? HV अयंगर थे। ठीक है। और साइन का वो कॉन्स्टिट्यूशन कितने लोगों ने? तो 284 मेंबर ने साइन किया था, जिसमें से 15 क्या थी? महिलाएं थी। 284 मेंबर ने इसको साइन किया, उसमें महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं। 15 महिलाएं थी। ठीक है। सिंबल, सील ऑफ असेंबली की बात की जाए, सिंबल क्या था? एलिफेंट था। ठीक है। और इंडिया इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जो वो सबसे बड़ा था। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उस पर नोट लगा के लिख लो, इम्पोर्टेंट। आपको ये नोट जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और किसी कारणवश अगर किसी बच्चों को नहीं मिलते हैं, वो कमेंट करे, उसको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जो कैलीग्राफर हैं, ये कहा जाए जिन्होंने चित्रकारी वो करी, कौन थे? जिन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में लिखा, वो कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और जिन्होंने हिंदी में लिखी वो कौन थे? वसंत कृष्ण विद्या। वसंत कृष्ण विद्या। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ठीक है। तो कैलीग्राफी किसने करी? राम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बसंत कृष्ण ने करी। ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण महिला सदस्य भी थी। ठीक है। इसमें हम बात करेंगे राजकुमारी अमृत कौर, सुचित्रा कृपलानी, सरोजनी नायडू। जो राजकुमारी अमृत कौर थी, वो क्या थी? पहली हेल्थ मिनिस्टर। तो भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर पहली हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है। पहली अगर बात की जाए फीमेल जो CM रही यूपी की, कौन थी? सुचेता कृपलानी। सरोजनी नायडू फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी। ठीक है। ये चीज आप याद रखना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? एंड चल रहा है इस टॉपिक का, अब एंड में भी कुछ देख लेते हैं। जैसे 14 अगस्त 1949 को जवाहरलाल नेहरू ने एक फेमस स्पीच दी थी। ठीक है। नेति के साथ भेंट। ठीक है। ट्रस्ट विद डेनेस्टी के। ठीक है। कि हाँ, इन्होंने कहा कि भाई, जो भी है संविधान सभा के समक्ष दिए गए अपने प्रसिद्ध भाषण दिया था इन्होंने, ट्रस्ट विथ डेनेस्टी। ट्रस्ट विथ डेनेस्टी। ठीक है। ट्रस्ट विथ डेनेस्टी। ये स्पीच किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। कब दी थी? 14 अगस्त 1947 में दी थी। नेहरू रेफर्स टू गांधी जी। गांधी जी को क्या कहा? उन्होंने कहा कि नेहरू ने गांधी जी का उल्लेख करते हुए कहा था, हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख से हर आंसू पोंछने की रही है, कि हर किसी का ध्यान रखने की रही है। ठीक है। तो इतना तो सॉल्व कर लिया, अब कुछ सवाल करते हैं। ठीक है। तो पहले का आंसर बताओ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? लीगल एडवाइजर की ऑप्शन: डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BN बासु, KM मुंशी, SN मुखर्जी। क्या लगाओगे? कमेंट करो बच्चों, क्या लगाओगे? तो आंसर क्या है? BN राव। आंसर क्या है? BN राव। तो दिक्कत यहां तक नहीं? आपको भी पढ़ाया है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वर इनेक्टेड 26 नवंबर 1949 को? कौन से लागू हो गए थे? सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स और इलेक्शन, तीनों ही लागू हो गए थे। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड 1934 बाय किसके द्वारा? पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के का आइडिया किसने प्रपोज किया? किसने? MN रॉय ने प्रपोज किया। ठीक है। तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर आप इन चीज का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको एग्जाम में नुकसान उठाना पड़ जाएगा। अगला सवाल पढ़ो, उसका आंसर दो बच्चों। अगला सवाल क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्राफ्टिंग कमिटी। इट वाज सेट अप 29 अगस्त 1947। ठीक है। इट कंसिस्ट 9 मेंबर। क्या लगाओगे? क्या लगाओगे बच्चों आंसर? ठीक है। पढ़ो, सवाल को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, एक बार और पढ़ो।
और बताओ किसका क्या लगाओगे। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्राफ्टिंग कमिटी। इट वॉज इट वॉज सेट अप 29 अगस्त 1947। इट कंसिस्टेड ऑफ 9 मेंबर। क्या लगाओगे? देखो समझो। हाँ पहला तो सही है, दूसरा इसमें दे रखा 9 मेंबर, 9 नहीं 7, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ए। अगला है द बैटरी लो। ओहो हो, चलो कोई बात नहीं, हमारी क्लास भी खत्म हो चुकी है, बैटरी लो है तो हो दो। द अगला अगला क्वेश्चन क्या है आपका? In the interim government 1947, who hold a portfolio of finance? Who hold a portfolio of finance? चलो इसको पढ़ो, इसका आंसर सोचो क्या होगा। कौन? लियाकत अली खान। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो ये सवाल हमने सॉल्व करे। किसी को अगर आंसर राइटिंग भी करनी हो तो ये दो सवाल हैं, आप इनकी कर सकते हैं। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? ओरिजिन की बात करी, एम एन रॉय ने 1934 में बात करी, एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में हम बात करें, पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में हुई। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर को रखा गया। मेंबर कितने थे? 289। ठीक है, 299। पोस्ट पोर्टफोलियो ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947, 7 मेंबर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चेयरमैन थे। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 64 लाख का खर्चा आया, 11 सेशन हुए। एडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। ठीक है, सील पे एलिफेंट देखने को मिलता है हमें, बी एन राव एडवाइजर थे। कैलीग्राफी किसने करी? प्रेम बिहारी ने करी, 15 फीमेल थी। तो ये रही आज की क्लास पॉलिटी की। तो हमने देखा किस तरीके से संविधान बना। ठीक है, तो आज की क्लास रखते हैं यहीं।